नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। दोस्तों, आपकी आगामी अधिशासी कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा के तहत आपके लिए 100 नंबर का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें आपको सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। इसको आपको पेपर के तरह ही लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, वह काम करो जिसमें फ़ायदा हो, वाक्य में कौन सा उपवाक्य प्रयुक्त है। तो आपको बताना है कौन सा उपवाक्य प्रयुक्त है, संज्ञा विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो सही उत्तर है आपके पास विशेषण। ठीक है, इसमें विशेषण कैसे, क्योंकि यह बोल रहे हैं वह कार्य करो जिसमें आपको फ़ायदा हो, मतलब ये कार्य की विशेषता बताता है, मतलब ऐसा कार्य करो जिसमें फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, कुछ खाकर ही दौड़ में भाग लेना रेखांकित पद है। तो आपको बताना है कुछ खाकर ही रेखांकित पद बताना है आपको। कुछ, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो सही उत्तर है आपके पास अनिश्चयवाचक। आपको पता है ये अनिश्चयवाचक क्यों है, कुछ, क्योंकि हम यहाँ पे हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। ठीक है, अनिश्चय है। ठीक है, कुछ मतलब हमें ज्ञात नहीं क्या चीज़ है, क्या खाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, सभा में सिर्फ 40-50 आदमी उपस्थित थे, रेखांकित में कौन सा पदबंध है। तो आपको बताना है जो रेखांकित 40-50 आदमी है इसमें कौन सा पदबंध है। तो इसमें 40-50 आदमी, तो इसमें बताया गया, तो आदमी भी है ना इसमें, तो आदमी की वजह से ये आ गया संज्ञा पदबंध। ठीक है, संज्ञा पदबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसोई के अंदर बिल्ली है, वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त है। तो आपको बताना है कौन सा अव्यय प्रयुक्त है कि रसोई के अंदर बिल्ली है। तो सही उत्तर है आपके पास इसमें क्रिया विशेषण। ठीक है, सही उत्तर है आपके पास, माफ कीजिएगा, संबंध बोधक। ठीक है, रसोई के अंदर है ना, संबंध बता रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी से सावधान हो जाओ और मन लगाकर तैयारी करो, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है। तो आपको बताना है कौन सा वाक्य है। तो आपको बताएं ये सरल, मिश्र, संयुक्त या साधारण। तो सही उत्तर है आपके पास, आपको पता है जब हमारे पास और आ जाता है, ठीक है, और, तो और किसकी पहचान करता है, और करता है संयुक्त। अगर की आता है, की करता है मिश्र की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जिस स्थान पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकना पड़ता है उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। तो आपको बताना कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। तो सही उत्तर है आपके पास वो है अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम, जब हमें किसी वाक्य के स्थान पर अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना पड़ता है तो अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम का अगर आपको चिन्ह पता होगा तो चिन्ह ऐसे होता है, गोल और कॉमा। ठीक है, ढंग से बना देता हूँ यहाँ पे, देखिए ऐसे होता है। ठीक है, चलिए ये चिन्ह है आपका, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा एक विशेषण का भेद नहीं है। तो आपको बताना निम्न में से कौन सा एक विशेषण का भेद नहीं है, संख्या, गुण, प्रश्न या परिमाणवाचक। तो सही उत्तर है आपके पास प्रश्न। ठीक है, प्रश्नवाचक नहीं होता विशेषण का भेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा क्यों रोया जा रहा था, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। तो आपको बताना है बच्चों के द्वारा क्यों रोया जा रहा है में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा, इसमें रोना आपको पता है, रोया ये क्या है, भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो इसमें भाववाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य सफल हो जाएंगे, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। तो आपको बताना है कौन सा उपवाक्य है। अब मुझे विश्वास है कि आप अवश्य सफल हो जाएंगे, संज्ञा विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर है संज्ञा। ठीक है, सही उत्तर है संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाँव में निशाचर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है पाँव में निशाचर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, एक जगह पर स्थिर रहना, बुरे बुरा समय आना, हार कर भाग जाना, एक जगह स्थिर ना रहना। तो आपको बताना कौन सा होगा। तो सही उत्तर है आपके पास एक जगह पर स्थिर रहना। ठीक है, एक जगह पर स्थिर ना रहना, माफ कीजिएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, एक जगह पर स्थिर ना रहना। ठीक है, निशाचर होते हैं ना भूत, एक भूत, निशाचर मतलब भूत, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। चलिए, निशाचर मतलब जो रात को भ्रमण करते हैं। ठीक है, अगर निशाचर का अर्थ पूछा जाए तो रात को भ्रमण करने वाले। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो आपको बताना है ग्रीष्म में कौन सी संयुक्त कौन सी संधि है।
तो सही उत्तर है आपके पास, अगर आपको ग्रीस का संधि विच्छेद पता है तो ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा, गिरी धन ईश। ठीक है, गिरी धन ईश। तो इसमें क्या हो रहा है, ई और ई का संधि हो रही है, तो ई और ई किस में आता है, तो ये है दीर्घ संधि में। ठीक है, दीर्घ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। कहती हूँ यो उत्तर के नैन जल से भर गए, माफ कीजिएगा, कहती हूँ यो उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिमकर्णों से पूर्ण मानो मानो हो गए पंकज। नए में कौन सा अलंकार है, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो आपको पता है इसमें उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा की क्या पहचान है, अगर आपको मान लीजिए नहीं पता तो उत्प्रेक्षा की पहचान क्या है, अगर इसमें मानो, ठीक है, ये आ गया मानो, मानो आ गया, या जानो आ गया, जानो, या मानहु, मानहु, या जानहु, जानहु। ठीक है, ये आए तो आपको सीधा उत्प्रेक्षा में टिक लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। उपरोक्त के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो आपको बता रहे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो सही उत्तर है आपके पास, उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 भेद हैं। ठीक है, कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, देखिए वैसे तो ये 4 ही है, अगर आपके पास ऑप्शन 4 ना आए, अगर बाई चांस 4 ना आए, ये अब आयोग के ऊपर है। वैसे तो तत्सम, तद्भव और देशज विदेशी है, पर इसमें एक और शब्द आता है 5वां जो होता है वो है शंकर शब्द। ठीक है, शंकर शब्द भी होता है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन 5 होगा, बाई चांस वैसे तो 4 होते हैं, पर अगर आपके आयोग के ऊपर है अगर ये 5 भी करता है। ठीक है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, सर्च में तो 4 ही बता रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सरकार शब्द किस भाषा का है, तो आपको बताना है सरकार शब्द किस भाषा का है, अरबी, पाश्तो, तुर्की या फारसी। तो सही उत्तर है आपके पास, ये है आपका फारसी भाषा का। ठीक है, फारसी भाषा। चलिए अगला प्रश्न है। मनोहर की अपनी संतान नहीं है, तो आपको बताना है मनोहर की अपनी संतान नहीं है, रेखांकित पद किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है जो रेखांकित पद है किसका उदाहरण है, विशेषण के, भाववाचक, संज्ञा, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो सही उत्तर है आपके पास, संतान क्या है, संतान क्या है, जाति। ठीक है, संतान। ठीक है, संतान तो किसी की भी हो सकती है, क्योंकि रेखांकित पद पूछा आपका संतान, वो पशु की संतान भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, संतान, ठीक है, वो पुत्र भी होता है, पुत्र भी हो सकती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। मूसलाधार वर्षा में घर से नहीं निकाल, माफ कीजिएगा, मूसलाधार वर्षा में घर से नहीं निकला जा सकता, वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त है, तो आपको बताना है कौन सा विशेषण प्रयुक्त है। तो सही उत्तर है आपके पास, यह है गुणवाचक। ठीक है, सही उत्तर है गुणवाचक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको बताना है पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सही उत्तर है आपका खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश। चलिए अगला क्वेश्चन है। बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आपको बताना है बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास, ये है, सही उत्तर है आपके पास इसका वैभवशाली, वैभवशाली का गुणगान करने वाला। ठीक है, वैभवशाली का गुणगान करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है। इनमें किस शब्द में प्रय उपसर्ग है, तो आपको बताना है इनमें से निम्न में से किस में प्रय उपसर्ग है, तो आपको बताना है प्रय उपसर्ग किस में। तो सही उत्तर है आपके पास, ये है आपका प्रस्तुत में, यह आ जाएगा प्रतन स्तुत। ठीक है, स्तुत। ठीक है, और जैसे प्रत्येक में आता क्या है, प्रतिधन एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। वार्षिकोत्सव में संधि है, तो आपको बताना है वार्षिकोत्सव में कौन सी संधि है, तो यह है आपकी गुण संधि। ठीक है, सही उत्तर है आपके पास गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है। उपमेय में उपमान का निषेध आरोपित
होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो आपको बताना है कौन सा अलंकार होता है जब उपमेय में उपमान की आरोप होता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होता है। तो सही उत्तर है आपके पास, यह है रूपक अलंकार। ठीक है, सही उत्तर है रूपक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, जौनसारी भाषा की लिपि निम्न में से कौन सी है। तो आपको बताना है जौनसारी भाषा की लिपि निम्न में से कौन सी है। सही उत्तर है आपके पास देवनागरिक। देवनागरिक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो अश्व का पर्यायवाची आपका घोड़ा भी होता है, है भी होता है, तुरंग भी होता है, लेकिन खर नहीं होता। ठीक है, खर इसका पर्यायवाची नहीं होता। खर किसका होता है, ये होता है गधा का। ठीक है, गधा। ठीक, चलिए इसी को गधे को भी ये चक्रो कर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कवि कवि पुंगव कौन सा समास है। तो कवि पुंगव में कौन सा समास है आपको बताना है। कवि पुंगव में कौन सा समास है। तो सही उत्तर है आपके पास, इस पे है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास क्यों है, क्योंकि ये पूछा है कवि पुंगव। पुंगव मतलब क्या होता है, पुंगव आपको पुंगव मतलब जब पता होगा, इसका अर्थ पता होगा तो आप तभी बता सकते हैं कौन सा समास है। इसमें पुंगव मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो इसका अगर अर्थ पता चले तो कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, तो इसमें कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, मतलब इसमें कवि जो है ये उत्तम है। ठीक है, इसलिए इसमें उत्तम पुरुष है। ठीक है, कवियों में श्रेष्ठ इसका अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्यादती ज्यादती भाववाच्य संज्ञा का विशेषण रूप है। तो आपको बताना है ज्यादती का भाववाचक संज्ञा विशेषण कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर है ज्यादा। ठीक है, ठीक है, इसका सही उत्तर है ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है आपके पास, इसके होते हैं 3 भेद। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष, मध्य पुरुष या मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, नेवला का तत्सम शब्द क्या है। तो आपको बताना नेवला का तत्सम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है आपके पास, ये होता है नकुल। ठीक है, नेवले का सही तत्सम रूप क्या होता है, नकुल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो आपको बताना है निम्न में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो सही उत्तर है आपके पास अल्प विराम, इंग्लिश में सी, ये है कॉमा। ठीक है, अल्प विराम कौन सा, कॉमा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निष्काम प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है निष्काम में उपसर्ग कौन सा है। तो निष्काम में कौन सा उपसर्ग है। तो सही उत्तर है आपके पास निश प्लस काम। ठीक है, निश प्लस काम। तो इसमें कौन सा सौ आएगा। ठीक है, व वाला शौ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सौ आएगा। ठीक है, निष्काम। चलिए अगला प्रश्न है, उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है। ठीक है, रेखांकित पद है। तो आपको बताना है ईमानदारी, बताना है ईमानदारी में कौन सा विशेष्य है। ठीक है, विशेषण है, संज्ञा क्या है ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या बताता है हमें। तो ये है भाव है। ठीक है, भाव, भाव, ईमानदारी क्या है, भाव। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो आपको ये निम्न में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा, बहुब्रीहि समास। तो सही उत्तर है आपके पास, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है नील गगन। ठीक है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण, माफ कीजिएगा नहीं है, पूछा ना नहीं है। तो सही उत्तर है आपके पास नील गगन। ठीक है, नील गगन नहीं है। देखिए बहुब्रीहि का अर्थ क्या होता है, मतलब जिसमें जैसे चक्रपाणी, जिस शब्द का अर्थ अलग निकले। तो इसमें चक्रपाणी क्या है,
तो ये किसी और को बोध कराता है, किसी और को बोध, किसी व्यक्ति का बोध कराता है। तो जैसे चक्रपाणी, चक्र धारण करने वाला कौन है? विष्णु भगवान, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला रंग या पीताम्बर, पीताम्बर पहनने वाला, तो वो विष्णु भगवान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शंख शब्द का सही वर्तनी विशेषण क्या है? तो आपको बताना निम्न में से शंख शब्द का सही वर्तनी विशेषण क्या है? तो बताइए क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपके पास इसका है श, ऑप्शन नंबर बी, श, री, ण, आधा ग और अ, ठीक है। ये इसका शंख का सही संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से विलोम शब्द युग्म चुनिए। तो आपको बताना है निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म चुनना है, सही विलोम शब्द युग। तो सही कौन सा है? तो ये है अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है, सही संधि, सही विलोम शब्द, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूली क्या है? तो आपको बताना है फ्यूली किसे कहते हैं। फ्यूली क्या है? फ्यूली होता है आपका, क्या है फ्यूली? फ्यूली है आपका, सही उत्तर है बसंत में उगने वाले पीले फूल, ठीक है। बसंत में उगने वाले पीले फूल फ्यूली कहलाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिरंतन का विलोम शब्द है। तो आपको चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है चिरंतन का क्या है? नश्वर, ठीक है। सही उत्तर है आपके पास चिरंतन का है नश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो आपको बताना है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? ये होगा विशेषण और विशेष्य दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष्य दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, खे खाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपको बताना है खे खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये है खाने खाने का लालच बुरी दशा में होना। इसका सही उत्तर है आपके पास इसका सही उत्तर है आपके बुरी दशा में रहना, ठीक है। बुरी दशा में रहना, हम कहते हैं ना खे खाना, जैसे नॉर्मली हम खैर कहते खैर खा रहा, ठीक है। बुरी दशा में होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? तो सही उत्तर है आपके पास अंधकार का पर्यायवाची इसका होगा तिमिर, ठीक है। अंधकार का क्या होगा? तिमिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौवे के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो आपको बताना कौवे के निर्धारण के लिए, तो कौवे की स्त्रीलिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या करेंगे? कौवे को हम पहले मादा लगाएंगे, ठीक है। कौवे के पहले हम मादा लगाएंगे, हम कौवी, कौवी, कवानी या कौवी स्त्री नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मादा कौवा, ठीक है। मादा पहले बोलेंगे, मादा फिर कौवा, ठीक है, कौवा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपके पास माँ ने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया, इसमें कर्म है, ठीक है। ये गलत उत्तर है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। माँ ने बच्चों को अपने हाथों से, तो इसमें कर्म नहीं है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका संप्रदान, ठीक है। संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान, ठीक है। संप्रदान हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। माँ ने बच्चों को, ठीक है। विभक्ति को की विभक्ति किसमें आती है? बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं देशज शब्द है? तो निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो आपको बताना देशज शब्द कौन सा? देशज मतलब जिसकी उत्पत्ति देश में हुई है, तो कौन सा शब्द है वो? तो वो है पेड़, ठीक है, पेड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, छादन का विलोम शब्द है। आपको बताना है छादन का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? छादन का विलोमार्थी शब्द, तो छादन का विलोम क्या है? छादन का होता है प्रकाशन, ठीक है, प्रकाशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तो आपको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है तत्सम नहीं है, तत्सम है जोगी। तत्सम मतलब संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का जोगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से
वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? तो आपको वत्सर्य व्यंजन बताना है, वत्सर्य कौन सा है? तो सही उत्तर है आपके पास वत्सर्य नौ। ठीक है, नौ। देखिए इसमें चार होते हैं, वत्सर्य व्यंजन कितने होते हैं मैं बता देता हूँ आपको, चार होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास नौ, दूसरा होता है आपके पास लौ, तीसरा होता है स और चौथा होता है ज। ठीक है, ये होते हैं आपके पास चार नस्वर्य व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में माफ कीजिएगा। चलिए, दिए गए शब्दों में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपको बताना दिए गए शब्दों में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो सही उत्तर है आपके पास उपसर्ग वो होते हैं जो आरंभ में लगते हैं। ठीक है, तो कौन से भी नहीं है? तो सही उत्तर है आपके पास आदरणीय। ठीक है, आदरणीय। ठीक है, तो इसमें आदर, आदरणीय में ठीक है उपसर्ग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सही उत्तर है आपके पास भट्टी में ईंधन नहीं था। ठीक है, भट्टी में ईंधन नहीं था। ठीक है, भट्टी में ईंधन नहीं था, शुद्ध वाक्य का चयन। ठीक है, जैसे मैंने घर जाना था, तो मैंने घर जाना नहीं थी, मुझे घर जाना था। ठीक है, जैसे पहले में आया था मुझे आना था। ठीक है, बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, बच्चे को आना था, बच्चे को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से भाव का उदाहरण नहीं है, भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें है, इसमें नहीं आम, ऑप्शन नंबर सी आम खाया जाता है। ठीक है, ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, आम खाया जाता है। ठीक है, ये किसका है आम खाया जाता है, किसका? ये है कर्मवाच्य का। ठीक है, कर्म, क्योंकि यहाँ पे कर्म हो रहा है ना, खाने का कर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो ये नहीं है, ये है आपका उपदेशक। ठीक है, उपदेशक विराम चिन्ह का ठीक है प्रकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो ग्रस्त का क्या होता है? ये होता है मुक्त। ठीक है, ग्रस्त का होता है मुक्त। ग्रस्त मतलब आपको पता ना किसी रोग से ग्रस्त, मतलब पीड़ित है कोई, तो उससे मुक्त हो जाना। ठीक है, मुक्त। दम भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपको बताना दम भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दम भरना तो दावा करना, हम कहते हैं दम भर के, वो मतलब हिम्मत करनी है, दावा दावा करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा फारसी शब्द है। तो आपको बताना निम्न में से कौन सा फारसी शब्द है। तो सही उत्तर है आपके पास ये है देहात। ठीक है, फारसी शब्द कौन सा आपका? देहात। ठीक, देहात, देहात हो गया आपका फारसी शब्द। और जैसे आपका जूता हो गया, जूता कौन सा हो गया? जूता आपका देसज हो गया। ठीक है, देसज, देसज हो गया। अब देखिए कीमत और हैजा क्या है। ये कीमत और हैजा, कीमत और हैजा आपका अरबी भाषा का। ठीक है, ये भी याद रखेगा, अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो अशुद्ध वाक्य का कौन, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो सही उत्तर है आपके पास अशुद्ध वाक्य है आपके पास, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं। तो संकट भी आते ही हैं, तो इसमें अशुद्ध क्या, संकट भी आते हैं। तो क्यों है अशुद्ध? क्योंकि ये होता है उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, भी आते हैं। ठीक है, ये नहीं आना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंह, सिंह पयोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिंह पयोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपके पास ये है लड़ाई के लिए तैयार रहना। मतलब सिंह पयोड़ना मतलब सिंह, जैसे कहते हैं सिंह घुसेड़ना, लड़ाई के लिए तैयार रहना। ठीक, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो आपको बताना संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो ये हैं आपके तीन भेद। ठीक है, कौन कौन से? संयुक्त, पहले तो सरल है, सरल, फिर है संयुक्त। ठीक है, और तीसरा है मिश्र, याद रखिएगा, मिश्रित। ठीक है, तीन भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल्टी किस भाषा का अर्थ शब्द है? तो आपको बताना बाल्टी किस भाषा का शब्द है, बाल्टी। तो सही उत्तर है आपके पास ये है आपका
पुर्तगाली शब्द, बाल्टी आपका पुर्तगाली शब्द है। और जैसे और भी हैं, इसके साथ साथ याद रखिएगा बाल्टी के साथ साथ अलमारी हो गया, ठीक है, अलमारी हो गया, आलपिन हो गया और गमला हो गया, ठीक है, गमला, क्या क्या बोला मैंने जो इंपॉर्टेंट है, अलमारी, आलपिन, ठीक है, गमला, तंबाकू, कमीज, ये सब पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56वां, खांसी का तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, आपको बताना खांसी का तद्भव शब्द कौन सा है। तो खांसी का होता है काश, ठीक है, काश, ठीक, सही उत्तर है आपके पास काश। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है। तो आपको बताना निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है, तो वो लोकोक्ति है। तो सही उत्तर है आपके पास निम्न में से किस में नहीं है, तो सही उत्तर है आपके पास आगे नाथ न पीछे पगोहा, मतलब आगे नाथ न पीछे पगोहा, ठीक है। मोस्टली जैसे कि पीछे जिस भी वाक्य के पीछे न आएगा ना आखिरी में ना ना, तो आप मान लीजिएगा वो मोस्टली टाइम मुहावरे ही होंगे, ठीक है। जिसके पीछे ना आए तो वो लोकोक्ति होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है। निषिद्ध का होता है जो होता है विविध, विहित, विहित, फिर निषिद्ध का विलोम क्या होगा, विहित। चलिए अगला क्वेश्चन है, माथा ठनकना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो माथा ठनकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। माथा ठनकना मतलब अत्यधिक क्रोध आना, नहीं, अब ये होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। माथा ठनकने का क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो आपको बताना अंडे का शहजादा का क्या अर्थ होगा। तो ये होता है अनुभवीहीन व्यक्ति, अनुभवीहीन व्यक्ति होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। तो सही उत्तर है आपके पास ये है अनुग्रहित। देख लीजिए इसमें बड़ी ही आता है अनुग्रहित में, अनुग्रहित, याद रखिएगा बड़ी ही आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताते खूं जबी मरूं, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। तो आपको बताना है इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। ताते खूं जबी मरूं, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है आपके पास इसका होता है प्रत्येक कार्य में उतावली करना, मतलब प्रत्येक कार्य में उतावली मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहना या उतावलापन दिखाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किरमोई पाक जमाण, किरमोई पाक जमाण मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा। सही उत्तर है क्या, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट करना, ठीक है, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट करना, बी, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निधड़क। तो निधड़क में कौन सा समास है, आपको बताना निधड़क में कौन सा समास है। तो निधड़क में आपका समास है यह है अव्ययी भाव, ठीक है। निधड़क में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। देखिए जिसकी वाक्य के नी आ जाए ना आ जाए, मतलब ना नहीं आ रहा है ना, नहीं मतलब नहीं धड़क रहा, ना आ जाए तो अव्ययी आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। तो हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो उसका सही उत्तर है आपका जादू का खेल, ठीक है, जादू का खेल दिखाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। तो आपको बताना निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें है, मैं पूरी रात जगता रहा, ठीक है, मैं पूरी रात जगता रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मैं पूरी रात जगता रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो आपको बताना व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा, इस समय 4 बजे हैं, ठीक है, इस समय 4 बजे हैं, ठीक, इस समय 4 बजे हैं, सही वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द कौन सा है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द कौन सा है। तो जो सो कौन सा क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास
इसमें आ जाएगा संबंध, ठीक है, जो सो में आ जाएगा संबंध, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम क्या है? तो आपको पता नहीं सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि का होता है, सृष्टि का विलोम प्रलय, ठीक है। सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें है ऑप्शन नंबर डी अभ्यस्त, ऐसे लिखा जाए, अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है, तो अभ्यस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न इनमें इनमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है। तो प्रारूपण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर है आपके पास, प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो, ठीक है, इसमें यह सही उत्तर नहीं है, ठीक है, ये इसकी परिभाषा विशेषता नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सीए वंदन सम हिमकार माही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सी है वंदन सम हिमकार नाही में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, इसका है प्रतीप, प्रतीप अलंकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो चयन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है चैधन अन, ठीक है, चैधन अन। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिराहा तिराहा कौन सा समास है? तिराहा में कौन सा समास है आपको बताना, तिराहा। तो सही उत्तर है आ जाएगा आपके पास, तिराहा में कौन सा समास है? इसमें आ जाएगा आपका दिगु समास, ठीक है, दिगु मतलब तीन राह, ठीक है, तिराहा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है? तो बताए क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किस शब्द के रूप में परिवर्तित होता है? तो सही उत्तर आ जाएगा आपके पास कारक, ठीक है, कारक में। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए वैसे तो इसमें चारों ही गलत है, पर जो शुद्ध होगा ये मिसप्रिंट के कारण ये श्रृंगार ऐसा होता है, श्रृंगार, ठीक है, ये नीचे वाला डंडा नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, मिसप्रिंट के कारण ये श्रृंगार ऐसा आता है, ठीक है, श्रृंगार। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी देखिए, इसमें बहुत सिमिलर एक छोटी सी बस चीज़ की वजह से ये इसमें अशुद्ध का चयन करना है आपको, अशुद्ध बताना है, इसमें छोटी सी चीज़ है, तो इसमें अशुद्ध है आपका बड़ा सा। देखिए बड़ा सा ना ऐसे नहीं लिखा नहीं जाता, साथ में लिखा था बड़ा, इसमें योजक चिन्ह आता, फिर आता है सा, ठीक है, बड़ा सा, ठीक। गंगा जल और बेबुनियाद और चौपाया ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, साथ में, लेकिन बड़ा सा अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है, योजक चिन्ह आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निमिष का शुद्ध पर्याय क्या है? आपको निमिष का अर्थ बताना है, ठीक है, तो क्या है इसका? निमिष का होता है क्षण, ठीक है, क्षण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंख किसका पर्यायवाची है? आप देखिए पंख किसका पर्यायवाची है, देखिए अगर ये पंख आप कह रहे होंगे पंकज होना चाहिए था, देखिए पंकज, पंकज क्या होता है? पंकज कमल का है, इससे बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन पंकज हमने देखा है कि जब भी किसी भी जिसके पीछे जौ आता है वो पंकज का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये तो हमें पता पंकज मतलब कमल का पर्यायवाची है। लेकिन आपको पता है कमल खिलता कहाँ है? बेसिकली कहाँ? कीचड़ में ना, कीचड़, ठीक है, कीचड़, तो कीचड़ के लिए क्या आ जाए? कीचड़ को हम क्या कहेंगे? पंख, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंख होता है कीचड़ के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, समृद्ध समृद्ध स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है समृद्ध स्वर का उदाहरण कौन सा है, तो सही उत्तर है आपके पास समृद्ध के बाद ई, बड़ा ई होगा, ठीक है। देखिए इसके चार होते हैं, समृद्ध चार होते हैं, एक तो ई होता है, एक छोटा ई होता है, ठीक है, और ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, समृद्ध के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना भाववाचक संज्ञा कौन सी है? हाथी, सोना, गंगा, नहीं, ये चार तीनों नहीं है, इसमें भाववाचक है भूख, ठीक है, सही उत्तर है आपके पास भूख। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निरोग में निधन रोग में कौन सी वो संधि कौन सा होगा, मतलब आप समझे निरोग कैसे लिखा जाएगा? तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, वो सही संधि क्या होगा निरोग के? तो इसमें जो निधन रोग, ये बड़ी नहीं आएगा, ठीक है, निरोग नहीं आएगा, निरोग, ठीक, बड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कुमाऊनी का गात शब्द है, तो कुमाऊनी के गात शब्द कैसा है? गात शब्द कैसा है?
कुमाऊनी का गात शब्द, तो यह है आपका तद्भव। ठीक है, तद्भव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताइए जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर है आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं जीवा के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अग्र, मध्य और पश्य। ठीक है, अग्र, मध्य और पश्य। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो आपको बताना हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो ये है आपके अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह स्वर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास अयोगवाह वर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। देखिए प्रत्यय युक्त शब्द का चयन करना है आपको। प्रत्यय किस में लगा है? तो सही उत्तर है आपका प्रत्यय रचित में लगा है। ठीक है, रचित में प्रत्यय लगा है तो रच धन इत। ठीक है, इत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है? तो आपको बताना है किस क्रम में संघर्ष और स्पर्शी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौ य ल। देखिए क्यों? देखिए चौ और छ तो है भाई, स्पर्शी तो है ये, लेकिन जो य ल है ना, य और ल आपके य ल आपके ना अंतस्थ व्यंजन में आते। ठीक है, अंतस्थ। ठीक है, य ल अंतस्थ व्यंजन में। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, र और फ किस वर्णों की श्रेणी में आएंगे? र और फ किस वर्णों की श्रेणी में आएंगे? आपको पता होगा। तो र और फ आएंगे आपके मूर्धन्त में। ठीक है, मूर्धन्त में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? तो क्या बोलते कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो सही उत्तर है आपके पास, ये कहते हैं हमें अर्ध विराम को। ठीक है, अर्ध विराम को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक ज्यादा समय लगता है वो कहते हैं प्लूत स्वर। ठीक है, प्लूत वो ऐसे होता है। ठीक है, जैसे संगीत में देखा होगा प्लूत स्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न निम्न इनमें यज्ञ का विलोम क्या है? तो आपको बताना इनमें यज्ञ का विलोम कौन सा है? तो यज्ञ का विलोम कहते हैं, यज्ञ का विलोम वियज्ञ। वियज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाण हूं मैं गेठी कमर लागी पेठी, कहावत का अर्थ बताइए। तो खाण हूं मैं गेठी कमर लाग पेठी, तो आपको बताना है इसका सही अर्थ क्या होगा। तो अर्थ है झूठी शान दिखाना। ठीक है, झूठी शान दिखाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है तो किसमें हुआ है उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग? तो सही उत्तर है आपके पास पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि आपको पता है उक्षिप्त शब्द कौन कौन से होते हैं, उक्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे पास? उक्षिप्त वर्ण होते हैं दो, एक तो ड़ होता है और एक तो ड़। तो जहां जहां पे ये दोनों होंगे ये उक्षिप्त ध्वनि आ जाएगी इसमें। ठीक है, ड़ जहां जहां पे ये दोनों वर्ण होंगे वो उक्षिप्त वर्ण होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ कौन सा प्रत्यय? तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय? तो सही उत्तर है अक्कड़। ठीक है, घुमक्कड़, घूम प्लस अक्कड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिखत शब्द के लिए उपयुक्त काव्यांश है। तो रिखत का अर्थ बताना है आपको, तो उचित काव्यांश कौन सा होगा? तो सही उत्तर है आपके पास, तो ये होता है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। ठीक है, रिखत। ठीक है, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली जो संपत्ति होती है कहते हैं रिखत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, बहुत बढ़िया, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आप और भला क्या सर्वनाम है? तो आप भला तो सब भला में कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना है आप और भला में। तो सही उत्तर है आपके पास ये है निज, मतलब निज किसी के लिए बोला जाता है, निज के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विरुक्त वर्ण कौन सा है? विरुक्त कह रहा हूँ वत्सर्य व्यंजन, वत्सर्य वर्ण किसे कहा जाता है? वत्सर्य वर्ण। तो वत्सर्य वर्ण कौन कौन सा आपके? न, ये आपके न र ल स। ठीक है, न र
ल स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। किसी बड़े अंश संक्षिप्त रूप दर्शन के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लाघवत चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। ठीक है, तो लाघवत कैसे कहते हैं, जैसे आपको पता होगा, जैसे हम कहीं कहीं पे लिखते हैं, हम श्रीमान नहीं लिखते, श्रीमान होता है ना कहीं पे, तो हम श्रीमान नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, श्री, ऐसे गोला बना देते हैं, तो वो जो गोला होता है ना उसी को कहते हैं लाघवत चिन्ह का संक्षिप्त स्वरूप। ठीक है, और जैसे कहीं कहीं पे हम डॉक्टर लिखते हैं ना, जैसे डॉक्टर को हम डॉक्टर नहीं लिखते, डॉक्टर के आगे गोला लगाते हैं, जो गोला होता है ना उसी को कहते हैं लाघवत चिन्ह का संक्षेपक सूचक चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो आपको बताना निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ, तो सही उत्तर है आपके पास ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉ का उच्चारण है, तो आपको बताना निम्न में से रॉ का उच्चारण कहाँ होगा? तो रॉ का उच्चारण आपका वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।